हेलो। आवाज सुनाई दे रहा है सर। सारे लोगों को? यस हाँ सर। विशाल, तुम बताओ विशाल, कहाँ थे अभी तक? इस बार तुमको पास नहीं होना है क्या? कितने अरे बार मैंने सर मेल थोड़ा मेल भेज चुका हूँ मैं। सर प्रॉब्लम हो गया था कुछ सर। प्रॉब्लम हो गया तो यू शुड कांटेक्ट मी और एचओडी मैम। हाँ सर आपको उनसे कांटेक्ट कांटेक्ट किए सर। आपको कांटेक्ट करना चाहिए था ना बेटा, मुझसे कांटेक्ट किए होते, मैम से कांटेक्ट किए होते कि नहीं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सर घर पे वही सर दीदी का सर प्रॉब्लम आ गया था सर, इसलिए नहीं कर पाए। किसका प्रॉब्लम आ गया था? दीदी का सर। यार देखो, ये सारी चीज़ें जो है पर्सनल चीज़ें हैं, तो उसको जो है उसके लिए फ़ोन करके कांटेक्ट करना चाहिए ना आपको। या तो मुझसे कांटेक्ट किए होते या तो मैम से कांटेक्ट किए होते आप लोग। हाँ ठीक है। सर अब सर। हाँ सर 2 3 दिन पहले सर मनीषा मैम को वही बताए सर पूरा, तो वही बोली चलो देखते हैं। पहले मेल कर देना चाहिए, आप बात कर लेते तो वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें, अगर जितना हो सकता है सारे लोग हेल्प करते। अब लास्ट मोमेंट में बात करोगे जिस समय जो है सारा अटेंडेंस कंपाइलेशन होने के बाद, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, हाँ सर हाँ। सुनाई दे रहा है? यस सर। हम्म, ठीक है। आज आई थिंक काफ़ी लोग नए हैं, तो आज जो है मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है, ठीक है? ओके तो सर। कितने लोग आ गए? सर अभी तो 4 ही लोग, वही 3 लोग हैं सर। एक आप है सर। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हमको जो है इतना टाइम नहीं है कि बाकी लोगों को मैं जो है 20 मिनट तक हम लोग वेट करते रहें। ठीक है ना? तो हम ओके जो सर। है स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कौन सी यूनिट पढ़ा रहा हूँ मैं? ज़्यादा नॉइस हमारे तरफ से नहीं जा रही है? नहीं सर ठीक है ठीक। हेलो। ठीक है। तो आप लोगों को पता है अभी अभी तक मैं क्या चल रहा है क्लास में? आज तो हमारा पहला दिन है सर, हमें तो नहीं पता। मोहित मोहित कुमार। हेलो। सर। हाँ। सर बोलिए। हाँ बताइए, अभी तक मैंने अभी लास्ट वाले लेक्चर में जो है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कुछ पता है, कुछ आइडिया है आपको? सर लास्ट वाला लेक्चर नहीं किया था सर मैंने आपको। अच्छा ठीक है, इस समय कौन सा लेक्चर मतलब कौन सा यूनिट चल रहा है ये तो पता होगा आप लोगों को। यस सर यस सर। हाँ बताइए। फोर्थ यूनिट चल रही है सर। फोर्थ यूनिट चल रही है। यूनिट का नाम क्या है? हेलो। जी सर। यूनिट का नाम क्या है? क्या पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? चलो रजत शर्मा, तुम बता दो। तुम भी तो तुम भी तो बस क्या करते हो कि वो मोबाइल को कनेक्ट करके फिर इसके बाद में गायब हो जाते हो। हेलो। रजत शर्मा, आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। हाँ बेटा, तो आप भी मोबाइल कनेक्ट करके गायब हो जाते हो बीच में। क्या पढ़ाया जा रहा है इस समय क्लास में? आपकी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन में? हेलो। हेलो। आवाज सुनाई दे रही है रजत शर्मा? हेलो। 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 यस सर यस सर। अच्छा, तुम लोग आ गए। यस सर, एक मिनट। हमेशा लेट ही रहते हो तुम लोग। ठीक है। क्या? हाँ। हेलो। यस। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था एक्चुअली, आज मैं जो है समराइज करना चाह रहा था कि अभी तक मैंने जो है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया हुआ है और उसमें क्या पढ़ाया है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज जो
जो लोग जुड़े हुए हैं, ये जो है इन लोग का मुझे लग रहा है कि ये कभी लेक्चर ही अटेंड नहीं किए हैं, तो अभी तक जो है इन लोग को पता ही नहीं चलेगा कि क्लास में जो है कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा यूनिट जो है कवर किया गया है और कौन सा यूनिट पढ़ाया गया है। और सेकेंड, जो आज आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो सेशनल टेस्ट में जो है सिलेबस कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात ओके करते हैं सर। कि अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले जो है, अब स्टार्टिंग से मैं बात करता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है इसमें जितने लोग अटेंड कर रहे हैं उसमें 50% जो है इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कभी क्लास ही नहीं अटेंड किया हुआ है, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन का तो जो सब्जेक्ट है फाइनल ईयर में, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ मैं एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, ठीक है ना। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है कि एनर्जी कंजप्शन को जो है हम रिड्यूस कैसे करें, एनर्जी कंजप्शन मतलब एनर्जी को जो है हम सेव कैसे करें, क्योंकि हर आदमी को पता है कि वी हैव लिमिटेड सोर्स ऑफ फजल फ्यूल। विद द हेल्प ऑफ फजल फ्यूल वी हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड in other words we can say electricity is generated through the conventionally, if we are talking about large scale power generation या large scale energy generation based on a fossil fuel. Or as we know that we have limited storage of the fossil fuel. After some time, yeah, many years, after many years maybe finish, ठीक है ना। जो स्टोरेज हमारे पास है वो जो है हमारा इंड हो सकता है। तो अब क्या करना है कि हमको एनर्जी को सेव करना है, क्योंकि हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं तो हमका हमारा कोशिश ये है कि आगे वाले जनरेशन भी जो है इसी तरह से एनर्जी का यूज करे। समझ में आया यहाँ तक? अब एनर्जी, हेलो, आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. हमारा कोशिश ये है कि जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवेलेबल हो, ठीक है ना। ये चीजें कैसे पॉसिबल है? अगर हम इसको अभी से कंजर्व करना शुरू करें तो कंजर्व करने से ही ये सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर जो है वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी सेविंग, and we have to already discuss about the different plan of the energy saving, ठीक है ना। एनर्जी में मैंने बताया था कि एनर्जी जो है वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, वी आर कंसर्न अबाउट मेनी टाइप ऑफ एनर्जी सच एज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी energy in the form of electrical energy we can say, mechanical energy we can say, heat energy we can say, and if we are talking about the energy neither create nor destroyed, it can be converted into one form to another form. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फजल फ्यूल जो है यूज करते हैं। फजल फ्यूल फजल हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? Yes, हेलो, sir. ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है कोल को जो है माइनिंग करते हैं, जहाँ पे कोल माइंस होती हैं तो वहाँ से जो है कोयले को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से बाहर निकालते हैं, फिर रेलवे के थ्रू जो है जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ तक कोल हैंडलिंग तक हम जो है उसको रेलवे के थ्रू जो है सेंड करते हैं। फिर इसके बाद कोल हैंडलिंग प्लांट के थ्रू जो है कोयले की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग करके जो है इसको बारीक पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद में फर्नेसेस के अंदर जो है इसका बर्निंग होता है। बर्निंग होने से क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी। जैसे हीट हमारी जनरेट होती है उस हीट को जो हम यूज करते हैं वाटर के टेम्परेचर को राइज करने के लिए। तो वाटर का टेम्परेचर जो है जैसे ही 100 डिग्री से एबव हम उसके टेम्परेचर को राइज करते हैं, वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जो भी हम एनर्जी वट एवर एनर्जी वी आर यूजिंग विच इज बेस्ड ऑन ए फजल फ्यूल। तो आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व एनर्जी फॉर द सेविंग ऑफ द फजल फ्यूल्स, ठीक है। अब nowadays we are talking about distributed generation, renewable energy resources, etc. For the solving this problem, we are talking about distributed generation and
PV panel, wind power, tidal power, geothermal power. These are the type of the non-conventional of energy. We are more concerned about that because we have to know that we have limited fossil fuels. ठीक है, तो ये सारे टॉपिकों के ऊपर जो है मैंने यूनिट 1 के अंदर जो है डिस्कशन किया हुआ था, जिसमें यूनिट 1 के अंदर जो है एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट के बारे में मैंने सबसे पहले बात किया था। तो सबसे पहले हमने जो है डिफाइन किया था कि व्हाट इज मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का पूरा स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं अभी आपको दे दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हमने बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन प्लान को जो है अप्लाई कैसे हमको करना है। तो हमने कई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो है एनर्जी कंजर्वेशन प्लान को कैसे हम कैसे, आप लोगों को याद है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तक जो भी पढ़ाया हुआ है उसको जो है कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लास्ट वाले अभी तक हमारे सारे लेक्चर को छोड़े हुए हैं। तो अब उनको जो है मैं सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ों को जो है एक दूसरे से लिंक कर पाएँ। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, यूनिट 2 की बात करेंगे, यूनिट 3 की बात करेंगे, यूनिट 4 की बात करेंगे। करेंटली मैं जो यूनिट पढ़ा रहा हूँ वो यूनिट 4 पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में मैंने बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन के प्लान को जो है एक्चुअल अप्लाई कहाँ कहाँ पे करते हैं, उसके लिए मैंने कई सारे टेक्निक बताए थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो है हम एनर्जी कंजर्वेशन प्लान को अप्लाई करते हैं। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो है एनर्जी कंजर्वेशन प्लान को अप्लाई करते हैं। मीडियम के अंदर क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। अगर दिक्कत होगी तो आप लोगों को मैं स्लाइड भेज दूंगा जिससे मैंने लेक्चर लिए हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में लार्ज स्केल इंडस्ट्री की मैंने बात किया कि वहाँ पे जो है कैसे कैसे एनर्जी के कंजर्वेशन के कंसेप्ट को जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कंसेप्ट अबाउट यूनिट 1 वेयर आई डिस्कस्ड मेनी थिंग अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन जो है बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा। बस जस्ट इसका मतलब ये है कि 2-3 चीज़ें हैं, आपको हमेशा 2-3 चीज़ें याद रखिएगा एनर्जी इफिशिएंसी कंजर्वेशन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहला एक इनपुट कास्ट मतलब कि कोई भी अगर सिस्टम है, ठीक है ना, तो एक आउटपुट होगा दूसरा इनपुट होगा। आउटपुट किस पे बेस्ड होगा, प्रॉफिट पे बेस्ड होगा। जितना आउटपुट होगा प्रॉफिट हमको उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इनपुट ज़्यादा हमने दे दिया तो प्रॉफिट कम होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और जो लॉसेज को जो है रिड्यूस करना। जब लॉसेज हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होगा, यानी कि आउटपुट जो है ज़्यादा आएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब जो है आउटपुट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारे पास डिवाइस जो भी हम यूज कर रहे हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए, जो भी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि सारे एनर्जी जो है एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट हमको यूज करने होंगे हर स्टेज पे। यानी कि जो भी हमारा सिस्टम है उसको जो है मैक्सिमम इफिशिएंसी पे हमको ऑपरेट करना है, जिससे लॉसेज हमारा रिड्यूस होगा, ठीक है। अब लॉसेज रिड्यूस होगा तब हमारा जो है इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगा। फिर इसके बाद में जो एनर्जी कंजप्शन है, एनर्जी कंजप्शन मतलब कि जो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, जो जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, कभी कभी क्या होता है कि सम टाइम वी आर वेस्टिंग द पावर, ठीक है ना, जिसका कोई डिजायर आउटपुट नहीं होता है। तो ऐसे जो है ऐसे जो पावर लॉसेज हैं उनको हमको रिड्यूस करना होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज वी हैव टू टेक ए एग्जांपल ऑफ आवर ऑफिस, ठीक है ना। अगर हम अपने ऑफिस में जो है 2 आवर के लिए हैं तो उस समय जो लाइट है लाइट को ऑन कर दें, मॉनिटर को यूज करना है मॉनिटर कर दें। सपोज आई एम लीविंग माई ऑफिस फॉर ए 2 या 3 आवर, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वी हैव मतलब आई हैव टू स्विच ऑफ द ऑल मॉनिटर्स लाइट्स एंड देन लीव माई ऑफिस, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, पावर कंजप्शन जो हमारा रिड्यूस होगा, क्योंकि उस टाइम जो हम पावर का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी। अब इसके बाद में हमको क्या करना है,
अब नेक्स्ट लेवल पे मैंने बताया था आपको, तो बेसिकली दिस इज द बेस्ट प्लान है। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द यूनिट 1 एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट, जो कि यूनिट 1 के अंदर सारी चीज़ें बहुत ही प्लान वे में मैंने स्लाइड के थ्रू बताया हुआ है। और जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया हुआ है तो हम उन लोग के लिए स्लाइड में देखता हूँ तो भेज देता हूँ, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट जो है इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो है अगर एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट को लगाना है तो हमको तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे जो है प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम किस जगह पे है। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या किसी भी सिस्टम का जो है एनर्जी ऑडिट करते हैं तो उसमें एक्चुअली जो है हम एक तरह से क्या करते हैं कि एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे कैसे लगा हुआ है और कौन सा डिवाइस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, कितने टाइम के लिए कंज्यूम कर रहा है। अब इस एनर्जी ऑडिट के थ्रू जो है हम उस एरिया को टारगेट कर देते हैं। एक्चुअली एनर्जी ऑडिट जो है 3 तरह का होता है। पहला तो एक तो प्राइमरी एनर्जी ऑडिट होगा, दूसरा जो है टारगेटेड एनर्जी ऑडिट होगा, तीसरा जो है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। तो प्राइमरी एनर्जी ऑडिट के अंदर क्या होता है कि हम ओवरऑल एनर्जी ऑडिट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम पता करते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट को हमको अप्लाई करना है। तो उस एरिया को कंसीडर करते हैं और उसको टारगेट करते हैं। टारगेट करके उस पर्टिकुलर एरिया का जो है डिटेल में स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद में फाइनल कंक्लूजन हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड हमको उस पर्टिकुलर एरिया पे हमको यूज करने होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये यूनिट 2 के अंदर जो है एनर्जी ऑडिट सिस्टम है। अब एनर्जी ऑडिट में जो है अब ये टाइप मैंने बता दिया। अब इसके अंदर जो है एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या करते हैं हम कि इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी एक टीम बनाई जाती है। जैसे सपोज आईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो है अगर एनर्जी ऑडिट करना है तो उस केस में एक टीम बनाया जाएगा जिसमें कि सपोज यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल, सीएस और आईटी, ठीक है ना। तो कोई एक बंदा जो है सारे ब्रांच का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो एक इलेक्ट्रिकल से लिया जाएगा, एक मैकेनिकल से लिया जाएगा, दूसरा सिविल से लिया जाएगा, तीसरा सीएस से लिया जाएगा, चौथा आईटी से लिया जाएगा। ये सारे लोगों को मिलाकर के एक टीम बनाया जाएगा जिसको एनर्जी ऑडिट टीम बोलेंगे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल वाले बंदे का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, उसके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे। अब कौन कौन सी क्वांटिटी मेजर करेगा, पावर को मेजर करेगा, एनर्जी को मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा, पावर फैक्टर को मेजर करेगा। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है ना। अब पूरे बिल्डिंग में जब एनर्जी ऑडिट होगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारे क्वांटिटी को मेजर करना, उसका कैलकुलेशन करना, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको जो है एग्जीक्यूट करना। अब जो है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एनर्जी ऑडिट करना है तो उस केस में जो है मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। तो वो अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है हीट को कैसे मेजर करना है, टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है, फिर ठीक है डीजल साइकिल क्या है, ऑटो साइकिल क्या है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है ना? हेलो, Yes, sir. सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना? अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है अब वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि उसको पता है कि जो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल इसके अंदर है तो अगर फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है तो कहाँ पे कैसे हमको जो है कंजर्व करना है, एनर्जी को कैसे, मतलब रिसोर्सेज को जो है कैसे कंजर्व करना है, ठीक है। तो वो जो है अपना जो है अपने अकॉर्डिंग जो है सारा डेटा एनालाइज करेगा, कंपेयर करेगा और उसका डेटा देगा। इसी तरह से सीएस, आईटी और सिविल सारे जो टीम के मेंबर हैं वो सारे अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है काम करेंगे। तो इस तरह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट तैयार होता है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो है उस एरिया को टारगेट किया जाता है जहाँ पे पावर का कंजप्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे क्या करते हैं कि हम वेस्टेज पावर को जो है रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ द एनर्जी ऑडिट। तो एनर्जी ऑडिट में मैंने सिंपली बता दिया कि एनर्जी ऑडिट जो है 3 तरह से करते हैं, प्राइमरी, टारगेटेड और डिटेल्ड। अब कैसे किया जाता है, अब एनर्जी ऑडिट टीम बनाया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग बंदों को जो है लेकर के एक टीम तैयार की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है साइट विजिट करते हैं, साइट विजिट के बाद में जो है सारा
चेक करते हैं कहाँ पे कौन सा डिवाइस लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है सारा रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर इसके बाद जो सुपरवाइजर होता है उससे रिपोर्ट लेते हैं, फिर सारा कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद में फाइनल कंक्लूजन देते हैं। और फिर इसके बाद जो है डिटेल स्टडी जो है किया जाता है उस टारगेटेड एरिया का जहाँ पे एनर्जी कंजप्शन जो है ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी ऑडिट सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 है। ठीक है ना। यूनिट 2 के थ्रू जो है यूनिट 1 को अप्लाई करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? हेलो Yes, sir. हेलो। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया है। किसी को कोई डाउट है? वंदना तुमने तो क्लास किया है ना, सारी चीजें समझ में आई है या कंफ्यूजन है किसी चीज में? No, sir. अब इसके बाद में यूनिट 3 के अंदर जो है मैंने बताया था डिमांड साइड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अब डिमांड साइड मैनेजमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था? मैंने कई चीजें बताई थी इसमें कि पीक लोड क्या होता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो पीक लोड है। पीक लोड का मतलब कि एक सर्टेन टाइम पीरियड at which many of load are connected, मतलब मैक्सिमम लोड आर कनेक्टेड टू आवर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है ना। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है जब सारे लोड कनेक्ट हो जाएंगे तो हेवी जो है इंडक्टिव लोड जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्ट होगा, तो लैगिंग पावर एब्जॉर्ब करेंगे, लीडिंग पावर सप्लाई करेंगे, जिससे वोल्टेज हमारा रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को 4th यूनिट में जो है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के अंदर बताया था कि अगर वोल्टेज को हमको स्टेबलाइज करना है तो रिएक्टिव पावर को बैलेंस होना चाहिए, लैगिंग और लीडिंग जो है दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगर अनबैलेंस होगा तो हमारा वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट होगा, या तो ओवर वोल्टेज जनरेट होगा या तो अंडर वोल्टेज जनरेट होगा। कभी कभी पावर क्वालिटी के टर्म में जो है बहुत सारी चीजें आ जाती है, सैग आता है, स्वेल आता है, ठीक है, नोचिंग आती है, ये सारी चीजें दीज आर द टॉपिक ऑफ द पावर क्वालिटी। ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू पावर क्वालिटी टर्म्स, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज जो जनरेट होने का रीजन है वो ये है कि रिएक्टिव पावर जब अनबैलेंस होता है उस केस में जो है हमारा वोल्टेज, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, एक गुड पावर का जो है फीचर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जो है कांस्टेंट होना चाहिए, इसके अंदर वेरिएशन नहीं होने चाहिए। अगर वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना, बियॉन्ड द लिमिट, तो उस केस में पावर की क्वालिटी काफी डिक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी भी जो है बियॉन्ड लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें जो है कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अब जो है अब बात कर रहे थे हम पीक लोड की बात कर रहे थे। पीक लोड में क्या हो रहा था कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है सारे लोड एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें जो है अंडर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। जब अंडर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा तो सिस्टम आर रेटेड फॉर ए पर्टिकुलर लिमिट के लिए जो है रेटेड होते हैं। ठीक है। अब जैसे ही नीचे बिलो जाएगा तो उस केस में हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है। तो अब जो है इसको मैनेज करने के लिए मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताए थे। सबसे पहले इसको मैनेज करने का जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये है कि लोड को जो है शिफ्ट कर दें। लोड को जो है कुछ लोड को जो है पीक टाइम से जो है ऑफ पीक टाइम में शिफ्ट कर दें। कैसे करेंगे? स्विचिंग के थ्रू। जैसे मान लीजिए किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो है कई गांव कनेक्ट हैं, गांव ABCD कनेक्ट है। ठीक है ना। तो पहले 4 घंटे के लिए 2 को कनेक्ट किया गया और बाद वाले के 4 घंटे के लिए बाकी 2 को कनेक्ट किया गया। सपोज अगर 4 गांव हैं तो 2 गांव को 4 घंटे के लिए कनेक्ट किया गया, रिमेनिंग 2 को जो है 4 घंटे के लिए, नेक्स्ट 4 घंटे के लिए नेक्स्ट 2 को। अब ये क्या हुआ, हमारा लोड शिफ्टिंग हो गया। जब लोड शिफ्टिंग हो जाएगा तो पीक लोड प्रॉब्लम जो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो पहले जो है गांव में जो है इसी तरह से आज भी बहुत सारा यही होता है। फिर इसके बाद में इसमें पावर सिस्टम के अंदर भी टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशन होना शुरू हुआ। अब इसमें जो है पीक लोड को जो है मैनेज करने के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट का कंसेप्ट लाया गया। असली इसमें जो है बहुत सारे, अगर अमेरिका और US की बात करें तो यहाँ पे इस समय डिमांड साइड मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है स्मार्ट ग्रिड के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है ना। तो क्या इसके अंदर क्या हो रहा था कि पूरे सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर किया जा रहा था हर समय जो, ठीक है ना। जैसे लगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है पीक लोड अकर हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा था कि वो शिफ्टिंग हो जाती थी। ऑटोमेटिक जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते थे वो ओपन हो जाते थे, जिससे क्या होता था कि लोड की शिफ्टिंग होने लगती थी। ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका जो है आज हम यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ हम सारे लोग मूव कर रहे हैं। इवन कि
यूरोप और अमेरिका हर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का मतलब क्या होता है कि वी आर जनरेटिंग पावर एट ए लोड इंड, जहाँ पे पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे जनरेशन होते थे सारे सेंट्रलाइज जनरेशन होते थे, ठीक है ना। अब क्या होता था कि लोड और जनरेशन के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता था, काफी रिमोट एरिया में जो है जनरेशन हम करते थे लार्ज स्केल पे। जैसे हम बात करें यूपी की बात करें तो यूपी में जो है जो थर्मल पावर प्लांट है अनपरा पावर प्लांट है, ठीक है ना। वहीं पे रिहंद में एक हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि लोड सेंटर से काफी डिस्टेंस पे है, ठीक है। जब लोड सेंटर से काफी डिस्टेंस पे है तो अब जो है उसको भेजने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का रिक्वायरमेंट होगा। जब ट्रांसमिशन लाइन का होगा तो उसका लॉसेस होगा, इस तरह से चीजें हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब हर इंजीनियर जो है स्मार्ट ग्रिड के अंदर ये सोचा जा रहा है कि जहाँ पे हम पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इसको जो है जहाँ पे लोड है वहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर थर्मल पावर प्लांट को जो है लोड साइड पे अगर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया तो सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आएगा। माइनिंग कहीं और कर रहे हैं और रेलवे के थ्रू काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। जैसे सपोज जहाँ पे सन अवेलेबल है तो पीवी पैनल लगा दें, पीवी पैनल लगा के पावर को जनरेट करें, बैटरी यूज कर लें पावर को स्टोरेज के लिए। लेकिन अब इसमें लिमिटेशन ये है कि बैटरी का जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और इसका लाइफ भी 5 से 6 ईयर ही होता है। तो ये सारे दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनेजिंग द पीक लोड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे पीक लोड की वजह से जो है हमारा सारा ट्रांसमिशन लाइन का जो जो रेटिंग है रेटिंग बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है बेस लोड पे ही ऑपरेट होता है हमारा सारा सिस्टम। लेकिन किसी मिनिमम टाइम पीरियड पे जो है हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम लोड रिक्वायरमेंट होता है। जबकि जब डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम लोड पे हम पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं, जिससे इंस्टॉलेशन कास्ट जो है हमारा काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द रीजन वी आर रिड्यूसिंग द पीक लोड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू जो है हम पीक लोड प्रॉब्लम को रिमूव कर लेते हैं। तो डिमांड साइड में मैनेजमेंट में जो ये सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। और डिटेल में डिस्कशन जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब इस जो सेशनल टेस्ट CT2 आ रहा है तो इसमें यूनिट 3rd और यूनिट 4th मैं दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है सारे लोगों को? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. कितने लोग कनेक्ट है? 9 लोग। विशाल पटेल अब तुम अब्सेंट मत होना, ठीक है? यस सर, रेगुलर रहेंगे सर। ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया? 2 मिनट थोड़ा सा मुझे आराम कर लेने दो, फिर इसके बाद जो है मैं बताता हूँ आगे का, ठीक है। ओके सर। क्योंकि थक जाते हैं यार हम भी बोलते बोलते। ठीक है। अब लास्ट हमारा जो अभी पढ़ा रहा था मैं, वो जो है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन टेक्निक्स है, ठीक है ना। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन टेक्निक्स के अंदर जो है मैंने अभी जो है कुछ पहले बताया था कि जब हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना। अगर गुड पावर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू मेंटेन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एट ए कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट पे मेंटेन करना होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, वोल्टेज वेरी कहाँ पे करता है, जब रिएक्टिव पावर प्रॉब्लम आता है तभी जो है हमारा वोल्टेज जो है चेंज होता है। जैसे हम बात करते हैं
अब रिएक्टिव पावर कंपनसेशन का जो बेसिक टेक्निक है, क्यों कंपनसेशन करते हैं उसका जो है रीजन मैं बता रहा हूँ। जब क्या होता है कि जब हेवी इंडक्टिव लोड जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो जितने इंडक्टिव लोड जो होते हैं वो लैगिंग नेचर के होते हैं, इंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे तो क्या करेंगे कि लैगिंग पावर को एब्जॉर्ब करेंगे, लीडिंग को सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लैगिंग पावर जो हमारा रिड्यूस हो जाता है और लीडिंग पावर जो है एक्सेस हो जाता है। जब लीडिंग पावर एक्सेस हो जाता है तो अंडर वोल्टेज जो है हमारा जनरेट होता है, ठीक है ना। तो अब इस अंडर वोल्टेज को जो है अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर बैंक क्या करता है कि लैगिंग पावर सप्लाई करता है और लीडिंग पावर एब्जॉर्ब करता है। जैसे सपोज किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे जो है हमने हेवी इंडक्टिव लोड लगा दिया, तो अब इस हेवी इंडक्टिव को कंपनसेट करने के लिए हमको कैपेसिटर बैंक लगाने होंगे। यही रीजन है कि आज जहां भी हेवी इंडस्ट्री यूज हो रही है वहां पे कैपेसिटर बैंक पैनल यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि हमको जो है इसके ऑब्जेक्टिव कई हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हमारा करंट होता है आई इज इक्वल टू होता है पी डिवाइड बाई वी आई कास फाई होता है। कास फाई जो हमारा पावर फैक्टर है और वी जो है सिस्टम वोल्टेज है, ठीक है ना। वी का कंट्रोलिंग कहाँ से पॉसिबल है, वी का कंट्रोलिंग जो है रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करके जो है हम वी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, या कांस्टेंट कर सकते हैं। तो अब क्या है, जैसे हेवी इंडक्टिव लोड लगाया तो क्या होगा, लैगिंग पावर एब्जॉर्ब करेगा, लीडिंग पावर सप्लाई करेगा, तो सिस्टम के अंदर जो है लीडिंग पावर एक्सेस हो जाएगा, अंडर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो उस केस में हम वहां पे अगर कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल कर देते हैं तो कैपेसिटर बैंक क्या करेगा कि लैगिंग पावर सप्लाई करेगा, लीडिंग पावर एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जो हमारा लोड जो है जो सप्लाई कर रहा था उसको कैपेसिटर बैंक जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लोड हमारा एब्जॉर्ब कर रहा था कैपेसिटर उसको सप्लाई कर देता है। तो जिससे रिएक्टिव पावर जो है हमारा बैलेंस हो जाता है। जैसे ही रिएक्टिव पावर बैलेंस हो गया हमारा जो है वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाएगा। दूसरा जो है जो लॉसेस होता है हमेशा पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। पावर फैक्टर का कंसेप्ट मैंने समझाया था कि कास फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। और फाई क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। एंगल जितना कम होगा हमारा पावर फैक्टर का वैल्यू जो है उतना ही ज्यादा होगा। अगर दोनों सेम फेज में होंगे तो उस केस में यूनिटी होगा। अगर सर्टेन एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो जो हमारा जिस तरह से एंगल बढ़ेगा उस तरह से पावर फैक्टर हमारा घटेगा। जब पावर फैक्टर घटेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। जब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो आई स्क्वायर आर का वैल्यू जो है बढ़ेगा। जब आई स्क्वायर आर का वैल्यू बढ़ेगा तो ये जो हमारा लॉसेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। जो कि लॉसेस हमको चाहिए नहीं, क्योंकि लॉसेस हमको रिड्यूस करना है। तो हम यहाँ पे दो तरह का कंपनसेशन टेक्निक मैंने बताया था, एक शंट कंपनसेशन टेक्निक, दूसरा जो है सीरीज। शंट कंपनसेशन टेक्निक के थ्रू जो है हम रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं, जबकि सीरीज कंपनसेशन टेक्निक के थ्रू जो है हम पावर फैक्टर को जो है इंप्रूव करते हैं, ठीक है ना। पावर फैक्टर और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को जो है इंक्रीज करते हैं। समझ में आया? पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, पी मैक्स इज इक्वल टू बी एस बी आर डिवाइड बाई एक्स साइन डेल होता है। साइन डेल जो होता है, डेल का टर्म जो है वो टार्क एंगल होता है। जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर में जो रिजल्टेंट फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको डेल बोलते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे सेंडिंग वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज डिवाइड बाई लाइन रिएक्टेंस इनटू साइन डेल हो जाता है। समझ में आया? तो जैसे ही हम कैपेसिटर लगाएंगे रिएक्टेंस का वैल्यू जो हमारा डिक्रीज होगा। जब रिएक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा तो हमारा ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो अब जो सीरीज कंपनसेशन टेक्निक है तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक पावर फैक्टर को इंप्रूव करना, दूसरा जो है ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। अब जो शंट कंपनसेशन टेक्निक है, शंट कंपनसेशन टेक्निक के अंदर जो है हम रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करते हैं। अभी मैंने बताया था कि जैसे ही हेवी इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो उसके लिए कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं। जैसे ही सपोज जो है हमने लाइट लोड कर दिया तो लाइट लोड में क्या होगा कि लैगिंग पावर एक्सेस हो जाएगा, लीडिंग पावर जो है रिड्यूस हो जाएगा सिस्टम पे। तो उस केस में इंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इन पे जो है इंडक्टर यूज करके हम उसको कंपनसेट कर देते हैं कि जैसे ही लाइट लोड कंडीशन हुआ तो लीडिंग पावर एक्सेस हो गया, लैगिंग पावर रिड्यूस हुआ। इंडक्टर यूज किए तो इंडक्टर क्या किया, सॉरी, लैगिंग पावर एक्सेस हो गया, लीडिंग पावर रिड्यूस हो गया। तो अब जैसे ही इंडक्टर हमने यूज किया तो लैगिंग पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, लीडिंग पावर सप्लाई कर दिया। रिएक्टिव पावर बैलेंस, जब रिएक्टिव पावर बैलेंस हो गया तो हमारा वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग टेक्निक मैंने बताया था। फैक्स डिवाइसेस क्या होते हैं, फैक्स डिवाइसेस में कुछ नहीं होता है, सिंपली जो है यही इंडक्टर और कैपेसिटर बैंक होता है, थायरिस्टर के साथ जो है ट्रांसमिशन लाइन में जोड़ दिया जाता है। जब
इंडक्टर की जरूरत पड़ती है। जब लाइट लोड का कंडीशन जनरेट होता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा इंडक्टर कनेक्ट हो जाता है। जब हेवी इंडक्टिव लोड लगे होते हैं तो उस केस में जो है कैपेसिटर कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में बात बताया था मैं। सिंक्रोनस कंडेंसर जो है कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की तरह काम करता है। अब सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, ये सिंक्रोनस मोटर होता है एट ए नो लोड कंडीशन। जब इसको ओवर एक्साइटेड कर देते हैं तो कैपेसिटर की तरह काम करता है। जब अंडर एक्साइटेड कर देते हैं तो ये जो है इंडक्टर की तरह काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिल द 4th यूनिट। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा चुके हैं और आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये जो है इतना तक हमको समराइज करना था, मैंने सारा समराइज कर दिया। बाकी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा थर्ड और फोर्थ। हेलो सर कह रहे हैं कि हेलो सर लॉस सर उस पर क्रिटिकल हेलो हेलो, हाँ बताओ। हेलो सर कह रहे हैं लॉस सर क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज पे भी तो डिपेंड। लॉस, हेलो हेलो सर क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज बेटा, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट कोरोना लॉसेस। कोरोना, यस सर, कोरोना की बात हो रही है तो Critical destructive voltage is concerned about, yeah, related to corona losses. I'm not Yes, talking sir. about critical destructive voltage. Whenever I taught about corona losses, then I will explain about that. ठीक है, समझ में है? ओके सर। ठीक है, सेटिस्फाइड है यहाँ तक आप लोग? मुझे नहीं लग रहा है कि अब सारी क्लियरिटी के साथ सारे जो मेन टॉपिक हैं मैंने सब कुछ आज बता दिया, समराइज कर दिया हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर वाइंड अप करते हैं मैं आज का लेक्चर, ठीक है। सर नोट्स अगर सर मिल जाता सर, हमारे पास ठीक है, नोट्स मैं नहीं। आज देखता हूँ, मैं देता हूँ, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। ठीक है, मैं देता हूँ। थैंक यू फॉर क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।